सो एवरीवन, कैसे हो मेरे फिजिक्स फैमिली। सो आई एम योर एसकेआर सर, शुभेंदु सर। हम क्या करेंगे, हम क्लास 11 एंड 12 का पूरा सिलेबस को कवर अप करेंगे और उसका शुरुआत होगा क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। तो पहले कुछ बता देता हूं, फिजिक्स को अच्छे से जानना होगा ना, वो कंसेप्ट जरूरी होता है। क्लियर? ये रोड लर्निंग नहीं है कि कुछ याद रख के वो न्यूमेरिक्स कर लेंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट मायने रखता है। तो हम कंसेप्चुअली जाएंगे, बीट एंड बीट चैप्टर के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो होप you all guys will definitely enjoy the class. So let's begin. So first, as we know, the first chapter is electrostatics. So before going into the depth of electrostatic, we have to understand some basic thing. Like इसमें क्या होगा, जैसे कि यहां पर लिखा है कि यहां पर दो चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सो वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो होता क्या है, जब भी कोई चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा ये फेनोमेना आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और चार्ज का ना दो पॉसिबल केस हो सकता है, आइदर चार्ज एक रुका हुआ चार्ज हो सकता है, मतलब वो चार्ज ना एक रेस्ट चार्ज हो सकता है, नहीं तो एक चार्ज एक मूविंग चार्ज हो सकता है। हाँ या ना, ये तुमको पता है ना, दो ही स्टेट पॉसिबल होता है कोई ऑब्जेक्ट का, आइदर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकता है, नहीं तो स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। क्लियर? तो अगर वो चार्ज कोई भी बॉडी हो, मान लो कोई भी चार्ज बॉडी हो गया और वो एक रेस्ट बॉडी है, वो चार्ज बॉडी एक रुका हुआ बॉडी है, तो अगर उसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना, तो वो किसके अंडर में आएगा ना, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स where will deal with any body, clear, which having a charge but that charge in the state of rest. क्लियर? सो कोई भी रेस्ट बॉडी के बारे में अगर कोई चीज हमको जानना होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है ना, कोई बॉडी के पास चार्ज तो हो सकता है लेकिन वो मोशन में हो सकता है। सो कहने का यह मतलब है, दूसरा जो कैटेगरी हमारे पास होता है वो होता है चार्ज्ड बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? सो जब भी कोई चार्ज बॉडी मोशन में होता है, मतलब वो मूविंग चार्ज होता है, उससे जो कंसेप्ट आता है ना, उसको अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। Clear? So electrostatic means the study of a rest, the study of a body which having a rest charge, and electrodynamics के अंदर में वो बॉडी के बारे में हमको पढ़ना है जो बॉडी के पास चार्ज तो है लेकिन वो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो बच्चों, आपके दिमाग में अभी एक सवाल आना चाहिए, चलो कोई बॉडी रेस्ट है ना, तो ठीक है ना, उसका एक ही कैटेगरी बनेगा, वो रेस्ट चार्ज होगा। लेकिन जो मूविंग होता है ना कोई भी बॉडी, तो वहां पर दो ऑप्शन आ जाता है, तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में जा सकता है, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो ना हम रास्ते में जा रहे हैं, तो वहां पर दो चीज होता है ना, व्हीकल में हम जा रहे हैं, कभी कभार जब भी कोई एम्प्टी रोड होता है, हमारा व्हीकल का स्पीड को हम अगर चेंज ना करेंगे तो हमको वो क्या बोला जाता है ना, हम यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। लेकिन कभी कभार कोई क्राउडेड प्लेस होता है, मान लो आप बहुत तेज स्पीड से जा रहे थे लेकिन बाद में वो क्राउडेड प्लेस आ गया, तो आपने अपना स्पीड को क्या कर लिया, थोड़ा कम कर लिया, तो वहां पर आपका स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? उसी तरह कोई भी चार्ज बॉडी का, मूविंग चार्ज बॉडी का दो कैटेगरी हमको मिल सकता है। वो क्या हो सकता है ना, वो मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, नहीं तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। तो जैसे कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच है, तो इसमें मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट को
पढ़ेंगे तभी जो चार्ज बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होगा। तो स्टेट ऑफ मोशन कैन बी ए यूनिफॉर्म मोशंस एंड दैट कैन बी ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे होगा ना, उसको फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे ना। देखो बच्चों, जब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है ना, उसके अंडर में जो कंसेप्ट आएगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इसके दो वाले बात चैप्टर के बाद में आएगा। और इसके अंडर में और एक चीज आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे ना, दैट इज योर मैग्नेटिज्म। सो इज दैट क्लियर? सो ये जब भी डिस्कशन होगा ना, दिमाग में अभी से फिट कर लो, दैट मीन्स विल डील विथ दैट मूविंग चार्ज बॉडी हैविंग ए यूनिफॉर्म स्पीड। Clear? So current, electricity and magnetism may will deal with a moving charge, but that moving charge should be in a uniform motions. Clear? So only one part of left, and that is that when a moving charge body have a changing a variable speed, जिसको नॉन यूनिफॉर्म मोशंस बोलते हैं। और ये हमको पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम होता है एक्सीलरेटेड मोशंस। क्लियर? ये तो हम सबको पता है ना। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज योर एक्सीलरेटेड मोशंस। और ये एक्सीलरेटेड मोशन के वजह से जो स्टडी आएगा फिजिक्स में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज दैट क्लियर? So this is known as your electromagnetic wave. So this is your overview about the first chapter. Clear? So चलो let's have a recap. दो ऑप्शन हो सकता है, either charge can be in a state of rest or that can be a state of motions. State of rest में अगर उसका स्टडी हमको करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? फिर और क्या हो सकता है ना, वो बॉडी रेस्ट बॉडी ना होके कभी कभार वी कैन हैव ए मूविंग चार्ज बॉडी। इज दैट क्लियर? एंड फॉर द मूविंग चार्ज बॉडी यू कांट यूज द नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सिमिलरली इसमें दो कैटेगरी आएगा कि स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगा उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म। क्लियर? अगर स्पीड वेरिएबल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, जहां पर स्पीड वेरी करता है ना, वहां पर उसको एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारा मोशन क्या होता है, क्या हम यूनिफॉर्म स्पीड में चल सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल ना। क्राउड प्लेस आ जाएगा, हमारा स्पीड, हम व्हील अप्लाई द ब्रेक ना, तो उसके वजह से हमारा स्पीड घटेगा। अगर कोई मतलब एम्प्टी रोड आ गया तो वहां पर हमको कहां पर जल्दी पहुंचना है तो हमारा स्पीड हम बढ़ा लेंगे ना। सो इन डे टू डे लाइफ वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट type of motion, accelerated motion. So whenever this happen with any charged particle, then that study will give you an electromagnetic wave. Clear? एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हमको जाना है। और ये आपका पूरा फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन था। जो पार्ट 1 का ये पूरा हमको पार्ट 1 में कवर अप करना है। We'll start from electrostatic and we'll end at electromagnetic wave. Then we'll have the NCERT part 2. Clear? तो अभी बेसिक पता चल गया, तो अभी पढ़ेंगे ये चार्ज के बारे में। देखो जो भी चीज मैंने डिस्कस किया ना टिल नाउ, the thing that we have discussed till now na, that only based upon one thing which plays the important role, that is your charge. देखो एक चीज ना आपका एनसीईआरटी में लिखा है, उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा लेकिन उसको थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे। उसमें बोला गया है ना चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये पहला हमारा मिसकंसेप्शन है। देयर इज नथिंग अबाउट एनी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी को हमको पढ़ना है, तो वहां पर थोड़ा सा हमको रिकरेक्शन करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज के पास प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। क्लियर? सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए चार्ज। चार्ज क्या होता है हमको पहले वो जानना है। क्लियर? सो आज दिस इज ए बेसिक थिंग, ये बेसिक ही है। हमको पता है चार्ज क्या होता है ना। चार्ज ना सभी चीज के पास होता है। मान लो मैं हो गया, आप हो गए, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये पेन टैब हो गया, इस रूम में जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सबके पास चार्ज ही होता है। समझ में आ रहा है ना? और वो चार्ज कभी कभार न्यूट्रल स्टेट में होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो चार्ज बाद में बनता है। समझ में आ रहा है ना?
देखो कभी कभार क्या होता है ना, हमको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है नहीं मिलता है। अगर मैं जाऊंगा, मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसको जाके प्लग को हटा के मैं मेरा उंगली वहां पर डाल दूंगा, तो हमको लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों हो रहा है? मेरे पास, मेरे अंदर में वो था, बट आई वॉज नॉट ए चार्ज बॉडी, बट वेन आई गेट सम एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द सॉकेट, तो मेरे अंदर में जो चार्ज था ना वो एक्टिवेट हो गया, सो आई बिकेम ए चार्ज बॉडी। तो इसीलिए मेरे अंदर में मेरे को शॉक लगता है ना शॉक, खुले वायर को टच करने से जिसमें करंट फ्लो होता है। क्यों हो रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि हम चार्ज बॉडी हो सकते हैं, अभी फिलहाल हम नहीं है, क्योंकि हमको कोई बाहर से वो फोर्स नहीं दे रहा है हमारे अंदर में वो चार्ज को क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम सबके अंदर में एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, उसको सिर्फ बाहर से एक एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत होता है टू बी ए चार्ज बॉडी। सो ये क्या समझ में आया ना? चार्ज जो होता है ना वो बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, सभी बॉडी के पास ये होता है। क्लियर? सो इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? तो जो भी यूनिवर्स में है ना सबके पास ये होता है, और ये अंदर में होता है जो होता है इंटरनल प्रॉपर्टी। क्लियर? सो ये इंटरनल प्रॉपर्टी क्या बोलने से चार्ज का डेफिनेशन हमको मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो और क्या बताना है ना, देखो जब भी क्या होगा ना, कोई बॉडी को आप चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करोगे ना, बाद में ये डिस्कशन होगा, उसको और एक दूसरे चार्ज बॉडी के पास लेके हम जाएंगे। क्लियर? जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो एक कॉम मैंने ले लिया। क्लियर? उस कॉम को मैं हेयर से रॉफ करूंगा। क्लियर? फिर वो जो रॉफ हो गया है ना कॉम, उसको मैं पेपर जो टुकड़ा किया गया है उसके पास हम लेके जाएंगे। तो क्या होता है वहां पर? अट्रैक्शन होता है नहीं होता है? फिर क्यों आए अट्रैक्शंस? क्यों कौन क्या बन गया? एक चार्ज बॉडी बन गया। तो इसका मतलब क्या, उसके पास वो बनने का एबिलिटी था, तभी तो वो बना ना। जिसके पास जो होता है वो बाद में वही तो बनता है ना। तो वो कॉम के पास वो प्रॉपर्टी था, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी था, एंड दैट इज योर इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसके पास बाद में वो चार्ज बना। समझ में आ रहा है ना? सो ये चार्ज के हिसाब से हम दो फोर्स पढ़ेंगे, एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेकेंड वन इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये बाद में डिस्कशन होगा थोड़े टाइम के बाद कि अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा। क्लियर? नहीं तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अट्रैक्शन तभी होगा जब आप दो ऑपोजिट चार्ज को पास में लेकर आओगे। क्लियर? दो तरह के चार्ज बॉडी होगा, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो जब भी आप दोनों चार्ज बॉडी को, बार बार बोल रहा हूं, चार्ज को पास लेकर नहीं आना है, चार्ज कोई हुई कुछ नहीं होता है, चार्ज बॉडी होता है। सो जब भी दो अपोजिटली चार्ज बॉडी को हम पास में लेकर आएंगे ना, तो वहां पर हमको एक इंटरैक्शन मिलेगा, और वो इंटरैक्शन होगा एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो ना ये चार्ज ही नहीं है, पास में लेकर आओ, कुछ नहीं होगा। जैसे कि ये कॉम ले लिया, मैंने अभी इसको रॉब नहीं किया हूं, पेपर के पास में उसको लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों चार्ज ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जब मैं कॉम को रॉब किया, ऐसे पेन टैब को ऐसे से रॉब करेंगे ना, ये करेंगे, आगे भी देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे होता है। ये ऐसे इसके पास में लेकर जाएंगे, कागज के टुकड़े के पास, वो अट्रैक्ट होगा। क्यों? वो रॉब करने से ना वो क्या हो गया, लाइक चार्ज बॉडी बन गया। समझ में आ रहा है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनता है। समझ में आ रहा है ना? और जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना, वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इज दैट क्लियर? आया समझ में? तो जब भी ऑपोजिट चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली जब भी आप दोनों सिमिलर बॉडी को पास लेकर आओगे, मान लो दोनों चार्ज बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा वहां पर ना, वो दूर भागेंगे, और उसको क्या नाम दिया गया? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर? और ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में नहीं होगा, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज बॉडी को आप पास लेकर आओगे ना, तभी भी उनके बीच में ग्रेजुअली डिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मीन्स वहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा।
क्लियर? तो ये था चार्ज के बारे में कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस। ये सबके पास होता है, लेकिन इसका प्रेजेंस हम हमेशा फील नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब वो चार्ज बॉडी बनेगा। क्लियर? और सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिसिमिलर और अनलाइक जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चलो, तो अभी क्या हमको जानना है, ये चार्ज का ओरिजिन कहां से आया? तो लिखा है ना ओरिजिन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो ओरिजिन ऑफ चार्ज होने से पहले ये कुछ केमिस्ट्री का फंडामेंटल हमको मालूम होना पड़ेगा। कि मान लो कोई एटम है, वो एटम में ना जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक एटम में जितना प्रोटॉन होगा ना उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये तो बेसिक है ना, क्लास 10th में ये था। तो इसका मतलब ये दोनों का जो चार्ज होगा ना, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क सिर्फ इतना होगा, प्रोटॉन के चार्ज को प्लस में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस में लिखेंगे, आज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा है ना? तो अभी मैंने क्या बोला है कि एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, और एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है ना। मुझे अभी बोलो, अगर मैं टोटल एटम के चार्ज के बारे में बात करूंगा तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एटम? तो एटम का अभी अगर क्यू नेट निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा? ना चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, हाँ या ना? जो न्यूट्रॉन होता है ना वो न्यूट्रल बॉडी होता है, वो चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जब चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका एटम के चार्ज को न्यूट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ही, और इसका जो चार्ज होगा वो होगा माइनस ही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और एक एटम में पता है ना, एटम को ऐसे हम लिखते हैं, ये क्या होता है पता है? एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एटम में कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर कितना प्रोटॉन ना जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ना जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। एक प्रोटॉन के चार्ज प्लस ही होगा, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन के चार्ज कितना होगा? प्लस जेड। दिस रिप्रेजेंट the total charge of the proton within the atom. Is that clear? Similarly, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ना इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा माइनस सी, और कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ना जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस जेड ई। अभी दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से हमको एटम का नेट चार्ज मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा? ना ऐड करने से हमको मिल रहा है 0। इसका मतलब कोई भी एटम हो, उस एटम का जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। आया समझ में? सो इसका मतलब कोई भी एटम इनिशियली चार्ज नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना? हमको उसको चार्ज बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका मतलब कोई भी एटम हो दुनिया में, सब एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0। इसीलिए एटम को बोला जाता है क्या? ना एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? एटम चार्ज बड़ी नहीं है भाई। आ रहा है समझ में ना? तो अभी ना ये दिमाग में सवाल, देखो एक चीज बोलता हूं, जब तक दिमाग में सवाल नहीं आएगा ना तब तक सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये अच्छे से बता देता हूं। टीचर ने आके कुछ बोल दिया, भाई इसको क्यों मानना है? दिमाग में लाना ये क्यों हो रहा है, वाई एंड व्हाट, क्योंकि ये दोनों वर्ड ना आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी कोई चीज करते हो ना, वाई एंड व्हाट। तो मैंने अभी क्या, एटम न्यूट्रल हो गया, क्लियर? तो अभी सवाल आएगा एटम को चार्ज बनाएंगे,
क्लियर? तो भी चार्ज बनाने से क्या होगा ना, फिर वो आयन होगा और जो पूरा फिजिक्स का पार्ट है उसका काम बन जाएगा, क्योंकि चार्ज बॉडी होगा तभी हम बोलेंगे ना वो रेस्ट बॉडी है या मूविंग बॉडी है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगा ना। मैंने वो क्या बोला था, जब कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और कोई चार्ज बॉडी मूविंग में होता है, मोशन में होता है, वो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन जब तक वो चार्ज बॉडी ही नहीं बनेगा तो कैसे ये सब पढ़ेंगे? तो इन द वेरी फास्ट हमको क्या पता करना है ना, ये आटम तो चार्ज नहीं है, और हम इसका मतलब मेरे अंदर में अगर आटम सब है अभी, वो अभी न्यूट्रल है, हाँ या ना? और मेरे बॉडी एक मैटर ही तो है, मैं एक मैटर ही तो हूं, मेरे अंदर में बिलियन ट्रिलियन सब आटम्स है और सभी आटम न्यूट्रल है भाई। तो सभी आटम का चार्ज जीरो है, तो मैं अगर मैटर बनूंगा, इस मैटर का नेट चार्ज क्या होगा? जीरो ही होगा। तो इसका मतलब मैं अभी कोई चार्ज बॉडी नहीं हूं, आई एम स्टिल नॉट ए चार्ज बॉडी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हमको पहले क्या करना है, ये जानना होगा कि हम चार्ज बॉडी कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट में बताऊंगा आप लोग को। बोला जाता है ना कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक चीज बोलना चाहता हूं, बुक में लिखा होता है ना, ये गलत नहीं बोलूंगा लेकिन ये सही भी नहीं है, ठीक है? इंसुलेटर जैसा कोई चीज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये थोड़े टाइम के बाद एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। वो थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है ना, बिजली गिरता है, समझ में आता है ना, ये सब चीज बताऊंगा। थोड़ा सा रुको थोड़ा। तो अभी पहले हमको जानना है कि जो न्यूट्रल बॉडी हो गया, हाउ टू मेक दिस न्यूट्रल बॉडी इनटू ए चार्ज्ड बॉडी। तो अभी वो आटम को चार्ज बॉडी हमको बनाना। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बोला कि जो आटम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होगा, हाँ या ना? अभी तो बताया था न्यूट्रल होने का वजह तो यही था ना, उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन का वैल्यू भाई कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हमको जानना नहीं है अभी, क्योंकि उसका वो चार्ज ही नहीं है। चार्ज को क्यों कंट्रीब्यूट वो करेगा, तो अभी उसके बारे में पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जब एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में जाहिर सी बात है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए न्यूट्रॉन के बारे में कोई एक्स्ट्रा चीज हमको पढ़ना नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो पता है बच्चों, ये पता है ना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही वो वजह था जिस वजह की वजह से आटम का जो नेट चार्ज आया था वो जीरो आया था, और जिसके वजह से आपने उसको क्या बोला था कि भाई न्यूट्रल होता है ये। लेकिन हमको चार्ज बॉडी बनाना है, समझ में आ रहा है? तो एक काम करो, मान लो ना अभी ये दोनों ऐसे लेवल में थे, समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, ये कैंसिल कब होगा? जब एक को ज्यादा करेंगे एक को कम करेंगे। मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कर लिया तो वहां पर क्या कैंसिल होगा? कभी नहीं होगा ना। 5 में से 5 को माइनस करोगे तभी जीरो होगा ना। 5 में से 3 या 2 को माइनस करोगे तभी जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। सो इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, यहां पर जो आपको साइन नजर आ रहा है ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये चार्ज तभी होगा जब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ये चार्ज बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तभी ये चार्ज बनेगा। मैं बोला क्या, टोटल प्रोटॉन नंबर शुड नॉट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर, तभी ये न्यूट्रल नहीं बोला जाएगा। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी बोलेंगे, चार्ज बॉडी बोलेंगे। यहां पर ना दो चीज हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है और ये भी ज्यादा हो सकता है, हाँ या ना? ये ज्यादा हो सकता है नहीं तो ये भी ज्यादा हो सकता है। मान लो आपको ना दो केसेस मिल गया कि जो प्रोटॉन नंबर है वो ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर से। एक पॉसिबल सिनेरियो होगा। दूसरा इस सिनेरियो में क्या होगा फिर मुझे बताओ
कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन टोटल नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? तो मुझे अभी बताओ, अभी लेवल ऐसे था, इससे हो गया है, तो एक लोअर एक हायर वैल्यू को मिलाने से या सब्ट्रैक्ट करने से वो वैल्यू कभी जीरो बनता है क्या? दैट विल नेवर बी जीरो। वो जीरो कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब अभी इसका क्यू नेट जीरो नहीं बना। समझ में आ रहा है ना? और ये क्यू नेट तो नहीं बना जीरो, और ये क्यू नेट क्या आ गया ना, अभी पॉजिटिव आएगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो बच्चों मैंने क्या बोला, अगर इक्वल होगा नेट चार्ज जीरो, आटम बिकम्स न्यूट्रल। उसको इक्वल अगर नहीं करना है तभी वो चार्ज होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ, इसमें दो केसेस होगा, आइदर प्रोटॉन ज्यादा होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट केस में आई एम डिस्कसिंग, अगर प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने से टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट एटम बिकम्स ग्रेटर देन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ दैट सेम एटम। इज दैट क्लियर? नाउ दिस टाइम देयर इज ए लेवल डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड। समझ में? नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड में भी फर्क आ गया, तो वो कभी जीरो नहीं बनेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, नेट चार्ज जीरो नहीं हुआ। अगर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब वो कौन सा बॉडी बन गया, दैट बिकम्स ए चार्ज्ड बॉडी। और हमारा मकसद तो उसको चार्ज्ड बॉडी बनाना ही तो था ना। पहले मैंने जो डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वो चार्ज बॉडी ही था। फर्क इतना था वो कौन सा चार्ज बॉडी था, रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सीलरेटेड मोशंस। लेकिन वो चारों केसेस में, जो भी तीनों केसेस हमने पढ़ा था वो चार्ज बॉडी था, तो भी चार्ज बॉडी बन गया। और ये कौन सा चार्ज बॉडी बना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और जब भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनता है, ये पता है केमिस्ट्री में एटम्स को हम क्या बोलते हैं, पहले तो बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, एंड वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है, ये होता है काटायन। दैट मीन्स ये आयन हो गया। आयन्स मीन्स ए चार्ज्ड बॉडी। तो जब भी एटम चार्ज बॉडी होगा उसको एटम नहीं बोलना है, उसको आयन बोलना है। ये बेसिक है केमिस्ट्री का भाई, समझ में आ रहा है ना? जब भी वो न्यूट्रल है तब तक वो एटम है। वंस इसके पास कुछ चार्ज आ गया तो उसको भी एटम नहीं बोलेंगे, उसको आयन बोलेंगे। और आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है काटायन जो कि पॉजिटिव में आएगा, एक होगा आनायन जो कि नेगेटिव में होगा। ये समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? तो इसका दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी तो हो सकता है ना, हाँ या ना? अभी प्रोटॉन को ज्यादा लिया था, अभी उल्टा केस हो सकता है, अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है कोई एटम में और प्रोटॉन कम हो सकता है। एटम मतलब वो, ये कब होगा, जब उसके साथ हम एक्सटर्नली कुछ चीज करेंगे, वो खुद नहीं बनेंगे। मैं खुद क्या अभी मेरे अंदर में इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, नहीं ना। कब लगेगा, जब मुझे एक्सटर्नली कुछ दिया जाएगा। समझ में? मान लो कोई वायर है, वायर खुला पड़ा है रोड में, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको जाकर मैं छू रहा हूं, इसके मतलब वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे बॉडी के अंदर में आ रहा है और जिसके वजह से मैं आयन बनते जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका दूसरा पॉसिबल केस क्या होगा, दूसरा केसेस ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन should greater than total number of proton. Is that clear? Either this can happen or this can happen. Except these two scenario. हमारे पास और कोई नहीं है ऑप्शंस, आइदर ये बड़ा होगा नहीं तो ये बड़ा होगा, नहीं तो दोनों इक्वल होंगे तो वो न्यूट्रल होगा। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया ना, नेट नेगेटिव चार्ज बिकम्स ग्रेटर देन द टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो अभी दोनों अगर इक्वल नहीं है, सब्ट्रैक्शन करने से कभी भी जीरो नहीं होगा।
तो यहां पर क्यू नेट 0 नहीं हुआ, और किसका दबदबा ज्यादा होगा ना, जो ज्यादा नंबर में होगा वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर नेट चार्ज एटम का क्या बन जाएगा ना, नेट चार्ज ऑफ द एटम्स बिकम्स नेगेटिव। और जो भी एटम्स के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे ना, हम उसको बोलेंगे काटायन। तो अभी एटम्स हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है आनायन। आया समझ में ये चीज? थोड़ा रिकैप कर लो क्या यहां पर लिखा मैंने, कि जो आटम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। प्रोटॉन का चार्ज जितना होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। समझ में आ रहा है? और एक आटम में जेड नंबर ऑफ, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये दिमाग में फिट कर लो, एक आटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका टोटल प्रोटॉन नंबर होगा, और वही उसका टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। तो एक आटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट दे हैव अपोजिट साइन। तो एक आटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज हो जाएगा 0, तो आटम न्यूट्रल हो गया। लेकिन हमको चार्ज बॉडी बनाना है, चार्ज बॉडी बनाने के लिए आइदर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करना है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा करना है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो उसमें क्यू नेट कभी 0 नहीं होगा, और वहां पर हम क्या बोलेंगे कि आटम काटायन हो गया। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा, वहां पर नेट चार्ज नेगेटिव होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? जो ज्यादा होगा उसका दबदबा ज्यादा होगा ना, डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, हमको पता है। तो जहां पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया, तो उस आटम को अभी हम क्या बोलेंगे, आनायन बोलेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? जो हमको चाहिए था वो भी मिल गया। नाउ वी हैव ए चार्ज बॉडी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज बॉडी किसे बनाने पढ़ेंगे, फिर चार्ज के बीच में जो इंटरैक्शन होगा जिसको कूलम्बिक इंटरैक्शन बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आएगा न्यूमेरिक्स। आ रहा है समझ में? सो लेट्स बिगिन कि चार्ज का बारे में अभी पढ़ना है कि अभी मैंने जो चीज बताया वो कैसे होगा। वो दोनों तो सेम होता है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों का वैल्यू इधर उधर कैसे होता है, समझ में आ रहा है ना? तो अभी वो बताने जाता हूं कि कैसे होगा। देखो, कोई भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम करते हैं तभी वो आयन बनेगा। अरे गणित में पॉइंट मैं बोला, कोई भी एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, देखो ट्रांसफर दो तरीके हो सकता है, इसको दे सकते हो नहीं तो उसे निकाल सकते हो, हाँ या ना? मैं ट्रांसफर बोला ना, ट्रांसफर का मतलब उसको दे दो भाई, नहीं तो उसे ले आओ, छीन लो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? तो आइदर इलेक्ट्रॉन आपको देना है नहीं तो लेना है। तो मुझे एक बात बताओ कि एटम में पहले प्रोटॉन जितना था इलेक्ट्रॉन उतना था। अभी मान लो मैं इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन being transferred to atom, being given to atom, तो इससे पहले दोनों का वैल्यू क्या था, बराबर था, हाँ या ना? तो अभी मैं क्या दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है किसका नंबर बढ़ेगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर बिकम्स ग्रेटर देन टोटल प्रोटॉन नंबर, हाँ या ना? अभी भाई दोनों के साथ सेम ही था ना, मान लो दोनों बच्चे हैं, दोनों के पास सेम पैसा है, इसके पास 1000 है, इसके पास 1000 है, मैंने जो बच्चा ए था उसको कुछ दे दिया पैसा, तो जाहिर सी बात है उसको तो नहीं दिया ना, और क्योंकि देने से पहले दोनों के पास बराबर अमाउंट था, तो जिसको मिलेगा उसके पास पैसा ज्यादा होगा। और वो मान लो अभी वो एटम था, एटम में जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, और मैंने उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, एटम तो नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम था देने से पहले, तो इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से ये कौन सा चार्ज बन रहा था, याद करो, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने से ना, देखो ये
ये क्या हो रहा था, नेगेटिव ज्यादा होने से ये क्या बन रहा था, एनायन, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया ना? तो अभी इसका क्यू नेट हो जाएगा नेगेटिव। तो अभी हम बोलेंगे कि आटम हो गया नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। आया? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा है ना? मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो वो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन लेने से देने से क्या होगा, चार्ज बॉडी बनेगा। अगर ले रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, वो बन गया नेगेटिव। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करेगा वो नेगेटिव में आएगा। इज दैट क्लियर? अभी उसका उल्टा केसेस ले लो। उल्टा केसेस में क्या होगा, मान लो अब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब वी हैव एक्सट्रैक्टेड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। देखो निकालने से पहले यही सिनेरियो था, टी बराबर था। अभी आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जाहिर सी बात है कौन ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। तो यहां पर जो क्यू नेट बनेगा, पहले तो ये जीरो नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं है। क्या आएगा ना, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, और यहां पर किसका वैल्यू ज्यादा है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब अभी पॉजिटिव हो गया, और अभी एटम को हम क्या बोलेंगे ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। आ गया? सो इलेक्ट्रॉन देने से एटम पॉजिटिव होगा, लेने से नेगेटिव होगा। सोचो थोड़ा, इतना बेसिक मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप लोगों को बोला था ना एक चार्ज बॉडी हमको बनाना है, और अब वो एटम ना चार्ज बॉडी नहीं था। इनिशियली द एटम वाज न्यूट्रल बॉडी दैट वाज not carrying any charge. Now we got how to make a atom a charged body. इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ले लो। आइदर एटम को इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लो। समझ में आ रहा है? तभी वो चार्ज बॉडी बनेगा। क्लियर? अगर सवाल में आएगा, अगर कोई पूछेगा आपसे एटम न्यूट्रल होता है, एटम को कब चार्ज बॉडी बना, अच्छा चार्ज बॉडी मतलब आयंस, इज दैट क्लियर? कभी एटम चार्ज बॉडी होगा ना, सर हमको बताए ये क्या है ना, मैं बोलूंगा बताओ क्या है, आप क्या बोलोगे ना, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है, आइदर एटम ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ और इट विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट, देन इन दैट केस atom will no longer remain as a neutral body. In that case atom will become a charged body. Is that clear? So the transfer of electron either to the atom from the atom makes a charged body. Is that clear? We got the definition of a charged body. तो charged body बनाने के लिए हमको क्या करना है ना, सिंपली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी, टू द एटम और फ्रॉम द एटम। तभी हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये बन गया एक चार्ज बॉडी। क्लियर? लेकिन अभी दिमाग में ये सवाल आ रहा है, बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को जानना, इफ यू वांट टू नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इफ यू वांट टू एंजॉय फिजिक्स, देन यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि क्यों हो रहा है, व्हाई एंड व्हाट एंड हाउ शुड बी देयर। तो अभी आपका दिमाग में सवाल आना चाहिए कि चलो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज तो सेम था ना, तो फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों प्रोटॉन के साथ किया गया? क्यों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव होता है और लेने से नेगेटिव होता है। तो ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, हमको क्या करना था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर को इक्वल नहीं दिखाना था। तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अरे भाई ऐसे भी तो कर सकते थे, प्रोटॉन दे दो ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन ले लो कम हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम था। लेकिन ऐसे 9 से भी क्यों प्रोटॉन के साथ हुआ? कभी सोचा है इसके बारे में
ये क्यों किया गया ना, जो प्रोटॉन होगा ना वो मच 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 मोर हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। लगभग एक प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना 1837 इलेक्ट्रॉन का मास अगर मिलेंगे तभी एक प्रोटॉन का मास बनेगा। समझ में आ रहा है ना। और मान लो मेरे पास 0.5 न्यूटन का फोर्स है और मुझे अभी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना है, तो क्या मैं प्रोटॉन को निकाल सकता हूं? नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? वो बहुत हेवी होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से इतना टाइम छोटा होता है, वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में से इतना टाइम बड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए हमने क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके हम चार्ज बॉडी बनाएंगे, ना कि प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू मूव और टू ट्रांसफर द प्रोटॉन विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, but it is convenient, it is easy to do so with an electron, because electrons is much more lighter as compared to proton। समझ में आया क्यों प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करते हैं टू फॉर्म ए चार्ज बॉडी? बिकॉज वो बहुत ज्यादा हेवियर होता है। एंड उसका ना दूसरा भी आंसर होता है, जो प्रोटॉन होगा ना वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। मान लो ये आटम हो गया और आटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ना बाहर चक्कर लगाता है। और ये जो अंदर वाला होगा ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये होता है कुछ फर्मी में होता है। न्यूक्लियर साइज होता है ना कुछ फर्मी, और इतने फर्मी मतलब समझ रहे हो 10⁻⁻15 मीटर, और इतना छोटे डिस्टेंस में दुनिया में सबसे ताकतवर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एवर नोन इन नेचर इन ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। सो न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना होता है, इतना छोटा होता है कि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग बनता है, और जिसके वजह से प्रोटॉन को कोई एटम में से निकालना इट इज नॉट दैट मच ऑफ इजी। क्लियर? सो आई हैव टोल्ड two reasons why proton transfer couldn't make a atom a charged body. Why we're doing it by transferring an electron? First point is that electron is much more lighter as compared to the mass of one proton. As I mentioned, एक प्रोटॉन का मास क्या होता है? इतना टाइम ज्यादा होता है। इतना हेवी पार्टिकल को छोटे से फोर्स से निकालना आसान नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे कन्वीनियंट रीजन होता है, जो मुझे लगता है, वो होता है ये प्रोटॉन ना न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और न्यूक्लियस का साइज होता है फर्मी, और इतना शॉर्ट रेंज में नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से 1 न्यूटन फोर्स देके यू कांट remove the proton from the atom, and it is that reason due to which proton का ट्रांसफर करके हम चार्ज बॉडी नहीं बनाते हैं। इज दैट क्लियर? आ गया। पहले बोला चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं, फिर ये बोला कि चार्ज बॉडी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो ले लो। इलेक्ट्रॉन देने से बॉडी क्या होगा? नेगेटिव ज्यादा होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन दे देने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगा, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और यहां पर प्रोटॉन क्यों नहीं लिया? इन दोनों रीजन की वजह से दिया, हेवी था और न्यूक्लियर फोर्स उसको पकड़ के रखा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बार बार बोला था चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो होता है किसका प्रॉपर्टी? एक चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टी। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा ना, सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे। जो सिमिलर होगा या लाइक होगा या एक जैसा चार्ज होगा, सिमिलर और लाइक चार्ज बॉडी, they will repel each other. Is that clear? सेकेंडली जो डिसिमिलर होगा, मान लो ना ये क्या होगा, फिर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास में लेके आओगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ
रिपल्शन होगा। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आओगे, एक रिपल्शन होगा। और एक चीज बोल देता हूं, देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्टेंस में इन दोनों को रख लोगे ना उनके बीच में रिपल्शन होगा, इट इज नॉट ट्रू। क्लियर? उनको एक सर्टन रेंज में लेके आना है। क्यों? ये बाद में अभी डिस्कस होगा जब कूलम्ब फोर्स हम पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होता है, क्लियर? उसी डिस्टेंस में अगर सेम चार्ज बॉडी को लेकर आओगे ना, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, बिकॉज दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। इज दैट क्लियर? सिमिलरली व्हेन यू विल टेक टू डिसिमिलर बॉडी, जब डिसिमिलर बॉडी या अनलाइक चार्ज बॉडी अनलाइक चार्ज बॉडी को पास लेकर आओगे, वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पास में एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ऐसा क्लियर? तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लेके आओगे, अट्रैक्शन होगा। सो इट इज द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज बॉडी। बार बार बोल रहा हूं, बुक में दिया है चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज का कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है भाई। कभी बॉडी चार्ज बॉडी बनेगा उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यहां पर इसीलिए मैंने थोड़ा रिकरेक्ट इसको किया हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं है जो बुक में दिया गया है, इट इज अ चार्ज बॉडी प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगा ना? जो चार्ज होता है ना, वो वेलोसिटी में डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन स्पीड। देखो मान लो ना मैं कोई चार्ज बॉडी हूं, समझ में आ रहा है ना? तो मेरे पास ना कोई वेलोसिटी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर ना थोड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। मास जो होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर। पहले ये समझते फिर बाद में वहां पर जाएंगे। m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर का रूट ओवर।